नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धारा 54, 55 और 56 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें आज हम जो मुख्य बातें पढ़ेंगे वो वार्ड समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि नगर पालिका के लिए जो वार्ड होते हैं उन वार्ड के लिए जो समितियां बनती है और उनसे संबंधित जो अन्य जो समितियां होती है उन समितियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वार्ड समितियों का जो गठन होता है वो कैसे होता है। देखिए, हमारी नगर पालिका जो होती है वो अनेक वार्डों में बटी हुई होती है। चाहे नगर पालिका मतलब मैं नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तो इनमें वार्ड होते हैं, न्यूनतम 13 वार्ड होने ही चाहिए। एक वार्ड से हर वार्ड से एक सदस्य भी होता है। तो उस नगर पालिका में कुछ विकास करवाने के लिए वार्ड समिति बनाई जाती है। एक वार्ड की भी एक समिति हो सकती है, एक या एक से अधिक वार्डों की भी एक समिति हो सकती है। तो अनेक वार्ड मिलकर भी एक समिति बन सकती है, एक वार्ड को लेकर भी एक समिति बनाई जा सकती है। अच्छा, उस वार्ड का जो मेंबर है, जो सदस्य है यानी पार्षद जो है, वो उस समिति का अनिवार्य रूप से मेंबर होगा। अगर एक वार्ड को लेकर समिति बनाई गई है तो उस दौरान उस वार्ड समिति का अध्यक्ष भी वो मेंबर ही होगा। लेकिन 4-5 वार्ड को मिलाकर एक समिति बनाइए और तो उनमें से फिर अध्यक्ष कौन होगा? तो सारे जो वार्ड मेंबर हैं वो उस वार्ड समिति के मेंबर तो होंगे, लेकिन उनमें से अध्यक्ष कौन होगा उसका एक चुनाव होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जानते हैं। चलिए, तो धारा 54 जो है वो नगर पालिका की वार्ड समितियां जो है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वार्ड समितियों के गठन की। देखिएगा, इसकी उपधारा जो एक है वो क्या कहती है वार्ड समितियों से? 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाली नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में वार्ड समितियों को, वार्ड कमेटीज का क्या होगा? गठन होगा, यानी बनाई जाएगी। यानी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। यानी जिस नगर पालिका के अंदर 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या, वहीं पर वार्ड समितियां बनेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या राजस्थान की सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन हो सकता है क्या? नो। नगर पालिका मतलब तीनों संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड। तो जहाँ पर 3 लाख से कम आबादी पर वहाँ नगर पालिका बोर्ड कहीं पर भी बना हुआ है, वहाँ पर ये वार्ड समिति नहीं बनाई जाएगी। तो एग्जामिनर जो पहला सवाल आपके सामने आपसे जो गलती कराने का प्रयास करेगा कि राजस्थान की सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन होता है, नहीं। 3 लाख या 3 लाख से अधिक की आबादी जिस नगर पालिका में है वहीं पर ही इन कमेटियों का गठन होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक वार्ड समिति में एक या एक से अधिक वार्ड भी हो सकते हैं। यानी एक वार्ड के लिए भी समिति बन सकती है या एक से अधिक यानी 2, 3, 4, 5, 6 वार्ड को मिलाकर भी एक समिति बनाई जा सकती है। अब देखिएगा आगे। तो देखिए, जैसे ये हमारी नगर पालिका है। अब ये नगर पालिका का पूरा क्षेत्रफल, ये अलग अलग वार्ड है। तो हमने इस नगर पालिका को अलग अलग क्षेत्रों में इसको तोड़ा, अलग अलग वार्ड में तोड़ा। तो इनसे मिलकर भी एक क्या बन सकती है? समिति बनाई जा सकती है। इसी धारा 54 की उपधारा 2 क्या कहती है? हर वार्ड यानी प्रत्येक वार्ड समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। यानी जो वार्ड समिति होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे? ठीक है। तो पहला, उस वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र यानी जो उसका एरिया है, उस वार्ड समिति का जो एरिया है के भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका के सदस्य यानी पार्षद। जैसे आप यूं समझिए कि जैसे ये एक क्षेत्र है, ठीक है ना, ये क्या है? क्षेत्र है। तो जिससे मैं इसको थोड़ा सा इस मैप से बनाऊं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि उस वार्ड समिति की प्रादेशिक क्षेत्र, यानी आप मान लीजिए कि ये कोई वार्ड समिति है, ठीक है। इस वार्ड समिति में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 वार्ड को मिलाकर एक क्या बनाई गई है? समिति। यानी इस समिति का ये क्या है? प्रादेशिक क्षेत्र है, एरिया है उसका, क्या है? प्रादेशिक क्षेत्र है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, इसमें मेंबर कौन होगा? यानी इन चारों वार्ड का व्यक्ति जो कौन है? पार्षद है, जो मेंबर हैं उस जो जनता द्वारा निर्वाचित है, जो जनता द्वारा क्या है? निर्वाचित है, वो सभी इस वार्ड समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। एक बात तो ये। दूसरा, यहाँ पर लिखा
नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड यानी मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम 5 अन्य सदस्य। अब देखिए, पहले जब हमने नगर पालिका के सदस्यों के बारे में हमने पढ़ा कि एक नगर पालिका में कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, तो हमने ये देखा कि नगर निगम जो है उसमें 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, नगर परिषद जो है उसमें 8 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, नगर पालिका बोर्ड में आपकी 6 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो 6, 8, 12 का हमने एक रेशियो देखा, लेकिन वो राज्य सरकार मनोनीत करती है, वो नगर पालिका में मनोनीत करती है, नगर पालिका के पार्षदों को मनोनीत करती है। हम यह बात कर रहे हैं कि वार्ड समिति में मनोनीत, वार्ड समिति जो होती है उसके अंदर जो मेंबर मनोनीत होंगे वो राज्य सरकार नहीं करेगी। यहां पर ये क्वेश्चन पुट हो गया आपका, कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। एक बात तो ये, तो नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम 5 अन्य सदस्य। ठीक है, अब देखिएगा, अब वार्ड समिति जो है तो देखिए 5 मनोनीत, अब 5 अधिकतम है, हो सकता 4 ही करें, हो सकता 3 ही करें, हो सकता 2 ही करें, हो सकता 1 ही करें। वो किस पर निर्भर है? नगर पालिका पर। ठीक है ना, नगर पालिका इन वार्ड मेंबर के अलावा 5 सदस्यों को उस समिति में और मनोनीत कर सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए, मनोनीत सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 5 से अधिक नहीं होगी, ये स्पेशल रूल लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि नगर पालिका कुछ स्थिति बताकर उसको 5 से ज़्यादा भी विशेष कारण बता के मनोनीत कर दे। नो, बाउंडेशन साफ लगाया गया है कि इसमें नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब जो नगर पालिका में नगर पालिका द्वारा जो नगर पालिका के जो क्षेत्र, जो एरिया है, उसमें जो वार्ड समिति बनती है, उसमें जो सदस्य बनते हैं, चाहे वो मनोनीत होते हैं चाहे वो निर्वाचित होते हैं, तो उनके लिए शर्त क्या होती है? देखिए, उनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कहा निर्वाचित, क्योंकि सदस्य नगर पालिका में सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। यानी 21 साल का व्यक्ति नगर पालिका का पार्षद यानी मेंबर बन सकता है। लेकिन अगर वार्ड समिति, उस वही मेंबर आगे जाकर वार्ड समिति का मेंबर बन सकता है, लेकिन उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल का होनी चाहिए। मेरी 21 साल की आयु है, मैं पार्षद बन गया, अब मेरे वार्ड की जो समिति है मैं उसका मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि कम से कम वहाँ 25 साल की उम्र होनी चाहिए। मान लीजिए मेरी उम्र 22 साल है, तो एक तो ये शर्त ध्यान रखनी है। उन्हें नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो 25 साल की उम्र जो मनोनीत जिनको किया जाता है, उनको नगर पालिका का क्या होना चाहिए? विशेष प्रकार का ज्ञान उनका होना चाहिए। एक तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना। तो आयु सीमा 25 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और विशेष ज्ञान, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव होना क्या है? अनिवार्य। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत होने या सदस्य बनने के लिए निर्हित यानी डिस्क्वालिफाइड अयोग्य होगा यदि वह इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सदस्य के रूप में निर्वाचित चुने जाने के लिए क्या है? निर्हित है। मान लीजिए कि मैं उस वार्ड समिति का मेंबर हूं, ठीक है ना। इसी बीच क्या हुआ, मैं मेंबर क्यों हूं? क्योंकि मैं वार्ड का भी सदस्य हूं यानी पार्षद हूं। तो पार्षद के नाते मैं क्या बन गया? वार्ड समिति का मेंबर बन गया, वार्ड समिति का अध्यक्ष भी बन गया। अब देखिए यहां क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे नाम निर्दिष्ट मनोनीत होने या सदस्य बनने के लिए निर्हित अयोग्य होगा यदि वह इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सदस्य के रूप में निर्वाचित चुने जाने के लिए अर्हित योग्य हो। चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, अगर वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर नगर पालिका का मेंबर चुने जाने के लिए भी वो अयोग्य घोषित हो रहा है, यानी कुछ ऐसी डिस्क्वालिफाइड उसकी शर्त आ चुकी है, निर्हित, मान लीजिए उसको कोई सजा हो चुकी है, तो एज ए मेंबर वो चुने जाने के लिए क्या है? अयोग्य है। तो इसलिए वो उसको मनोनीत भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जेल की सजा हो रही तो उसको मनोनीत थोड़ी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये नियम ये कहता कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में मनोनीत होने के लिए या निर्वाचित होने के लिए अगर अयोग्य है तो वार्ड समिति का मेंबर बनने के लिए भी क्या होगा? अयोग्य होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए ऐसा व्यक्ति, उसके लिए साफ है कि वो अयोग्य होगा। अब देखिए इसकी उपधारा 3 क्या कहती है कि जहां किसी वार्ड समिति में केवल एक ही वार्ड है, केवल क्या है? एक ही वार्ड है, वह नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य यानी पार्षद उस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। यानी एक ही वार्ड है,
और एक वार्ड से क्या बन गई, एक समिति बन गई। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक वार्ड से भी वार्ड समिति बन सकती है, एक से अधिक वार्ड की भी क्या बन सकती है, वार्ड समिति बन सकती है। मान लीजिए एक ही वार्ड की वार्ड समिति बनाई तो उसका जो पार्षद है यानी उसका जो सदस्य यानी जो पार्षद है वही व्यक्ति उस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। यही यहां पर रूल कहता उपधारा 3 कि पार्षद ही उस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष, बाकी 5 सदस्य मनोनीत हो जाएंगे। इसकी उपधारा 4 जो क्या कहती है, इसमें 2 पॉइंट है क और ख। क्या कहते हैं कि जहां वार्ड समिति में 2 या अधिक वार्ड है, अभी हमने उपधारा 3 में क्या बोला, एक ही वार्ड है और उससे एक ही समिति बनी है। अब यह उपधारा 4 क्या कहती है कि 2 वार्ड को मिलाकर समिति बनी है, ठीक है, या 2 से अधिक वार्ड को लेकर समिति बनी है, तो उसके गठन के बाद होने वाली जो प्रथम बैठक है ना, प्रथम बैठक है, वह प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष यानी आगामी वर्ष में उसी मास के महीने की प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करेगी। अब ये अध्यक्ष को लेकर प्रॉब्लम है कि एक वार्ड से समिति बनी तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि उस वार्ड का जो पार्षद है वही क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन सवाल ये बनता कि 2 वार्ड को मिलाकर एक समिति बना दी, 2 से अधिक यानी 3, 4, 5 को मिलाकर, मान लीजिए अपन यूं समझते हैं कि 5 वार्ड को मिलाकर एक समिति बन गई। अब 5 के जो पार्षद है वो उस समिति के क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन 5 में से इस समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो उसके लिए रूल क्या कहता है कि उसकी जो पहली बैठक होगी, प्रथम बैठक में, ठीक है, उसमें उसी मास यानी ये प्रथम बैठक में, और जिस समय उस समिति का गठन हुआ, होता क्या कि हर 5 साल में, इस रूल का मतलब क्या, हर 5 साल में नगरपालिका के चुनाव होते हैं, तो उसकी जो जिस समय 90 दिन के अंदर ये बैठक बना, ये समिति बनाना अनिवार्य है नगरपालिका को। जैसे ही इस समिति का गठन हुआ तो उसकी पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कराना कंपलसरी है। और फिर इस समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है। फिर अगले साल जो 1 साल कंप्लीट होगा अध्यक्ष का, उसी महीने में उसी दिन वापस फिर अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। लिखा ना, देखो आगामी वर्ष में उसी मास में, यानी मान लीजिए कि 10 मार्च 2025 को पिछली बार अध्यक्ष बना था, तो इस बार 10 मार्च 2026 को ही वापस क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। तो महीने की प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से, जो निर्वाचित सदस्य है ना, पार्षद, उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन यानी चुनाव करेगी। कौन, वार्ड समिति। ठीक है ना, तो 2 सदस्यों से, 2 वार्डों से मिलकर बनी है, तो सदस्य आपस में से क्या कर लेंगे, अनेक वार्ड से मिली तो क्या कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे। और ये ध्यान रखना कि पहली बार गठन हुआ तो प्रथम बैठक, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसी महीने में, है ना, जिस साल पिछले साल हुआ था उसी से ही इसका अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इसी उपधारा 4 का जो ख है वो क्या कहता है कि अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी यानी नया अध्यक्ष जब तक निर्वाचित नहीं होगा तब तक पुनः निर्वाचन यानी दोबारा चुनाव निर्वाचन नहीं होगा, तब तक वो निर्वाचित होने तक वो क्या करेगा, एक तो पद धारण करेगा, ये तो कॉमन बात है। अगली बात क्या कि वह पुनः निर्वाचन यानी री इलेक्शन के लिए भी क्या होगा, पात्र होगा यानी योग्य होगा। मान लीजिए मैं पार्षद हूं, 1 साल के लिए मैं वार्ड समिति का अध्यक्ष बना, तो अगले साल में फिर वार्ड समिति का अध्यक्ष बन सकता हूं, उससे अगले साल में फिर वार्ड समिति का अध्यक्ष बन सकता हूं। ठीक है, तो पुनः निर्वाचन का वो पात्र होगा, और जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता तब तक पुराना अपना चार्ज नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही आसान है, वार्ड समितियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उपधारा 5 क्या कहती है इसकी कि अध्यक्ष जैसे ही नगरपालिका का सदस्य यानी पार्षद नहीं रहता है, परंतु वह तुरंत अपना पद रिक्त कर देगा। यानी जैसे ही वो पार्षद पद उसका खाली होता है, यानी एज ए नगरपालिका का मेंबर नहीं रहा, तो उसका यहाँ पर वार्ड जो समिति के अंदर, चाहे वो मेंबर है चाहे वो अध्यक्ष, जैसे हम बात करें बेसिकली तो अध्यक्ष की, भाई सीधी सी बात, वो मेंबर भी नहीं रह सकता। मैं पार्षद हूं और मैं नगरपालिका का मेंबर नहीं रहा, तो बताओ मैं पार्षद के पद से मुझे हटा दिया तो फिर मैं वार्ड समिति का ना तो मेंबर रह सकता हूं, ना ही मैं क्या रह सकता हूं, अध्यक्ष। तो यहां पर ये बात लिखी हुई अध्यक्ष जैसे ही नगरपालिका का सदस्य यानी पार्षद का पद उसका रिक्त हो गया यानी वो नहीं रहेगा, तो ये मान लीजिए कि तुरंत उस वार्ड समिति के अध्यक्ष का पद भी वैकेंट हो गया यानी खाली हो गया है। अब ये पार्षद कैसे अयोग्य होता है, ये सब पिछली कक्षाओं में हमने सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिए। अब इसी की उपधारा 6 क्या कहती है कि यदि अध्यक्ष का पद उसका कार्यकाल
यानी टर्म खत्म होने से पहले ही खाली हो जाता है तो वार्ड समिति अपनी सुविधा के अनुसार जल्द से जल्द उपधारा 4 के नियमों के तहत नया अध्यक्ष का क्या करेगी, चुनाव करेगी। ठीक है, मान लीजिए 4 वार्ड से मिलाकर एक वार्ड समिति बनी और वहां पर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना, 1 साल का। मान लीजिए 8 महीने बाद अध्यक्ष, मान लीजिए नगरपालिका का पार्षद ही नहीं रहा, तो जब वो सदस्य ही नहीं रहा नगरपालिका का, तो इसका मतलब वार्ड समिति के अध्यक्ष का पद भी क्या हो गया, रिक्त। अब उसका 4 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, तो वो जो सदस्य शेष बचे हुए वो आपस में से ही अध्यक्ष का फिर क्या कर लेंगे, चुनाव। और जो नया आएगा वो 4 महीने के लिए आएगा, पूरे आगामी 1 साल के लिए नहीं आएगा। बस उपधारा 6 इतना ही कहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और परंतु इस प्रकार चुना गया नया अध्यक्ष केवल बचे हुए रिमेनिंग जो टर्म है उसी के लिए पद पर रहेगा, अर्थात वे उतने ही समय तक रहेगा जितने समय तक पुराना अध्यक्ष रहता। भाई वो कितने समय तक रहता, 12 महीने तक रहता, 8 महीने रह चुका, 4 महीने बाकी है। यदि उसका पद खाली न हुआ हो तो, है ना, तो ये ध्यान रखना कि भाई उसका पद जब तक खाली न हुआ हो तो वो तो निकल गया 8 महीने, अब कितना बचा हुआ, 4 महीने खाली हो गया, तो 4 महीने वो नया व्यक्ति आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यवर्ती रिक्ति। देखिए इसका मतलब वही बात है कि जैसे कोई व्यक्ति बना और उस दौरान जो शेष अवधि के लिए एक टर्म बताया हमने 5 साल का, वैसे कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, शेष अवधि के लिए ही आता है और जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुनेगा। ठीक है ना, तो रिमेनिंग टाइम के लिए ही आएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। हमने थोड़ा सा ये ध्यान करके बताया कि अध्यक्ष अगर किसी कारण से उसका पद वैकेंट यानी रिक्त हो जाता है तो नया अध्यक्ष चुना जाएगा, तो उसका जो 1 साल का टर्म बचा हो उसी के लिए ही वो आएगा, बार बार उसके लिए नया पूरा 1-1 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, वार्ड समिति की अवधि यानी उसका जो कार्यकाल है नगर पालिका की अवधि की सह विस्तारी यानी बराबर ही रहेगी। यानी जो वार्ड समिति है उसमें जो अध्यक्ष है वो तो 1-1 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन वार्ड समिति समाप्त नहीं होती है। वार्ड समिति समाप्त नहीं होती है तो उसका कार्यकाल कहां तक रहेगा, जहां तक नगर पालिका का कार्यकाल रहेगा। कि नगर पालिका का कार्यकाल है 2026 से लेकर 2031 तक। तो जैसे नगर पालिका का गठन होता है, जनता चुनाव करके भेजेगी, तो 90 दिन में वार्ड समिति का गठन करना होता है, यानी 3 महीने बाद ही। और वहां से जब तक नगर पालिका का कार्यकाल चलता है 31 तक, वहां तक वो वार्ड समिति कंटिन्यू चलती जाएगी, उसके बराबर चलती जाएगी। ठीक है ना, हर साल वार्ड समिति का गठन नहीं होता, केवल अध्यक्ष का चयन किया जाता है, बस इतना सही है। तो इसके बराबर ही इसका कार्यकाल, आप ये नहीं कह सकते कि साहब वार्ड समिति 1 साल के लिए कार्यकाल आता है, 2 साल के लिए आता है, ऐसा नहीं, केवल अध्यक्ष चेंज होगा, बाकी वार्ड समिति का टेन्योर बराबर रहेगा। अब देखिए इसकी उपधारा 8 क्या कहती है कि नगर पालिका एक आदेश ऑर्डर जारी करके वार्ड समिति के लिए निम्नलिखित बातें तय करती और परिभाषित करेगी। क्या क्या है कि नगर पालिका आदेश जारी करेगी। अब यहां विशेष करके ध्यान रखना, वार्ड समितियों के लिए कोई भी ऑर्डर आता वो नगर पालिका करेगी, राज्य सरकार करनी है। एक बात तो ये ध्यान रखना है कि कार्यों और कर्तव्यों का निर्धारण, कि नगर पालिका ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि वार्ड समिति कौन कौन से कार्य करेगी और कौन कौन सी उसकी ड्यूटीज होगी, तो इसके कार्य और उसके कर्तव्य क्या होंगे। कार्य क्षेत्र का निर्धारण कि वो कौन कौन से कार्य कर सकती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि साहब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्य करने लगी, मनमर्जी के कार्य करने, उनका भी कार्य डिसाइड किया जाएगा, बस वो उतना ही काम पर फोकस करेगी, दूसरा कार्य नहीं करेगी, उसका एरिया क्राइटेरिया वही रहेगा। कामकाज संचालन की प्रक्रिया, समिति अपने कामकाज का संचालन जो है के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी, उसके लिए क्या बनाएगी, नियम बनाएगी कि कितनी बजे बैठक होनी चाहिए, कितने टाइम में उसकी बैठकें होनी चाहिए, किन नियमों से कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा क्या लेटर पैड पर लिखकर अध्यक्ष के सामने क्या बात रखनी है, तो उनके सबके एक प्रोसेस होते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेगी, अपनी मन मर्जी से वार्ड समिति अपना संचालन नहीं करेगी। तो उसके कार्य और कर्तव्य ये हमने देख लिया उपधारा 8 में, उसका कार्य क्षेत्र वो कौन कौन सा काम कर सकती है, और सबसे बड़ी बात है उसकी संचालन प्रक्रिया, वो काम करने का उसका प्रोसेसिंग क्या होगा, वो सब जो है वो इसके अंतर्गत नगर पालिका एक आदेश में लिख कर देगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी उपधारा 9 क्या कहती है। वार्ड समिति की बैठक के लिए आवश्यक गण पूर्ति यानी कोरम, उसकी हम बात करते हैं कि कोरम अध्यक्ष सहित मोस्ट इंपोर्टेंट,
यहां एक बड़ा कंफ्यूजन आता अध्यक्ष रहित और अध्यक्ष सहित। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। अब 543 जो है उनका 110 यानी 1/10 गण पूर्ति, यानी हम ये बात करें कि 54.3, तो राउंड फिगर में 54 हो गया 54। कम से कम 54 लोग अगर नहीं आते हैं, अगर कम से कम इतने आते हैं तो ही सदन चलेगा, अगर इतने नहीं आते हैं तो सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी, यानी गण की पूर्ति नहीं है, कोरम पूरा नहीं है। लेकिन वहां क्या, अध्यक्ष रहित, अध्यक्ष काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसी राज्यसभा है, ऐसी विधानसभा है, ऐसे विधान परिषद, वहां सब व्यवस्था अध्यक्ष रहित आती है, अध्यक्ष शामिल नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं हम वार्ड समिति की, कि वार्ड समिति के अंदर जो कोरम में कितने मेंबर आएंगे तो ही वहां पर उसकी बैठक होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अध्यक्ष सहित उसका कोरम होता है, अध्यक्ष रहित नहीं होता। एक तो ये नया पॉइंट है, ध्यान रखना। और कम से कम कितने सदस्य, 3। अब जैसे मान लीजिए ये एक सदस्य आया बैठक के लिए, ये भी एक सदस्य बैठक के लिए आया, और ये भाई साहब कौन है, अध्यक्ष है, ठीक है ना। तो 3 लोग चाहिए, 3 के अंदर एक तो अध्यक्ष खुद हो गया और 2 ये हो गए। तो यहां पर क्या लिखा, अध्यक्ष सहित ही तो बात चल रही है। अगर अध्यक्ष रहित होता तो यहां एक व्यक्ति और होगा तो ही बैठक अध्यक्ष संचालित करता, अन्यथा नहीं करता। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि गण पूर्ति के लिए कम से कम 3 सदस्य होना अनिवार्य है, और तीनों सदस्यों में अध्यक्ष भी क्या होगा, शामिल होगा, ठीक है ना। और समिति अपने कामकाज के लिए उन नियमों का पालन करेगी जो उस नियम कौन बनाएगी, नगर पालिका बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी। एग्जामिनर यहीं पर ही आपको कंफ्यूज करेगा, बस कुछ नहीं करेगा, यहाँ राज्य सरकार शब्द लिख देगा। तो आपको इन पॉइंट्स को पकड़ के रखना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो नियम कामकाज राज्य सरकार ना बनाकर नगर पालिका बनाएगी। अब देखिए, जो अभी हमने धारा 54 जो पढ़ी है उसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी। कि समिति जो है उसका एक वार्ड से अगर वार्ड समिति बनती है तो उसका जो पार्षद है उस वार्ड का, वही उसका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। और अनेक वार्ड को लेकर अगर समिति बनी है तो सदस्य, जो हर वार्ड के जो सदस्य पार्षद है वही उसके सदस्य हो गए, उनमें से एक व्यक्ति क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो गया तो जो बाई इलेक्शन होगा उसमें केवल जो नया अध्यक्ष आएगा वो शेष अवधि के लिए ही आएगा, ठीक है ना। गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितने होंगे, 3 सदस्य होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ये वार्ड समिति बनती है, आपको पता है ये 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर ही वार्ड समिति बनेगी। जहां 3 लाख से कम जनसंख्या है जिन नगर पालिका में, वहां वार्ड समिति का गठन नहीं होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं राजस्थान की सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन नहीं हो सकता, इनका आधार जनसंख्या ही रहेगा। और मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं, अधिकतम 5, और वो भी कौन करेगी, नगर पालिका करेगी, राज्य सरकार नहीं करेगी। और मनोनीत सदस्यों की आयु न्यूनतम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। अब देखिएगा धारा जो 55 है, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। धारा 55 जो उसकी समितियों की हम बात करते हैं, धारा 55 की जो समितियां हैं इसमें उपधारा जो 1 है उसकी हम बात करते हैं कि प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। अब देखिए ये विशेष करके ध्यान, प्रत्येक नगर पालिका में ये समिति तो होगी ही होगी, प्रत्येक नगर पालिका में। धारा 54 में हमने वार्ड समितियां पढ़ी, अब हम और भी अलग समितियों की बात करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नगर पालिका के मुख्य कार्य और अन्य कार्यों की बात करी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक तो हमने पढ़ी धारा 54 में वार्ड समितियां, अब हम पढ़ रहे हैं कुछ और समितियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ जनसंख्या नहीं है। अब जैसे वो तो थी वार्ड समिति की 3 लाख से अधिक होने पर वार्ड समिति बनेगी, लेकिन ये जो कार्यपालक समिति है वो प्रत्येक नगर पालिका में बनेगी, चाहे कम जनसंख्या भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, अनिवार्य रूप से बनेगी। अब इसमें कौन कौन लोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे, सदस्य के रूप में एज ए मेंबर कौन कौन शामिल होंगे, एक तो उस नगर पालिका का चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा, उस नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, और उसका एक विपक्ष का क्या है, नेता है, ठीक है। एक तो ये शामिल होंगे। और इसके अलावा देखिए हमें पता है कि राजस्थान में 3 चीजें, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, ये तीनों अलग अलग हो गए, ठीक है। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। अब इन तीनों के अंदर जैसे मान लीजिए कहीं नगर निगम बना हुआ है
और वहां अगर कार्यपालक समिति बनी है तो उसके अंतर्गत क्या देखो नियम होगा कि अगर नगर निगम है और नगर परिषद है, उनके मामले में तो क्या है, 7 सदस्य निर्वाचित सदस्य जिनमें से कम 2 महिला सदस्य क्या है, शामिल है। अगर किसी नगर निगम या नगर परिषद में कार्यपालक समिति बनती है तो उस नगर निगम का जो महापौर होगा, उप महापौर होगा और उसमें विपक्ष का नेता होगा, उस नगर परिषद का सभापति होगा, उपसभापति होगा, विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष का नेता मतलब जितने वार्ड की, जैसे मान लीजिए 60 पार्षद है, 60 का 1/10 निकालो तो कितना हो गया, 6। तो एक तो वो पार्टी होगी जिसके पास आधे से ज़्यादा सदस्य होंगे तो उनका तो बन जाएगा बोर्ड, वो तो हो जाएगी वहाँ पर सत्ता पार्टी। और दूसरे नंबर की पार्टी जितनी कुल सदस्य संख्या का 110 वहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर उनमें से एक विपक्ष का नेता बनेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नगर निगम और नगर परिषद के अंदर इनके अलावा 7 कौन, वो पार्षद ही होंगे उनके। तो 7 निर्वाचित जो पार्षद हैं वो भी इस समिति में सदस्य होंगे। किसमें, जैसे मान लो कि किसी नगर निगम में 60 पार्षद है तो 60 में से 7 जो व्यक्ति हैं वो इसके अंदर क्या होंगे, मेंबर होंगे, और उनमें से 2 अनिवार्य रूप से महिलाएं होगी। पर आप ये मत कर देना 5 और 2 7, भाई 5 पुरुष होंगे, नहीं, 2 कम से कम महिलाएं होगी, हो सकता 3 भी हो जाएं, 4 भी हो जाएं, पर महिलाओं को रिजर्व कर दिया 2 सीटों पर। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और अगर कहीं नगरपालिक बोर्ड है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ईओ की, जो नगरपालिक बोर्ड जो है सबसे छोटा जो निकाय है, उसके मामले में है कि वहां पर अधिकतम 5 सदस्य निर्वाचित सदस्य। अगर नगरपालिक बोर्ड में अगर कार्यपालक समिति बनती है तो वहां पर 5 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होंगे। जैसे मान लीजिए किसी नगरपालिक बोर्ड में 40 वहां पर वार्ड है और 40 वार्ड सदस्य है, तो 40 में से 5 सदस्य इस कार्यपालक समिति में क्या होंगे, मेंबर होंगे। और यहां ध्यान रहे कि इसमें आगे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि महिला सदस्य होना यह अनिवार्य नहीं, इसीलिए यहां लिखा हुआ नहीं है ओरिजिनल एक्ट में। इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर इन 5 में महिला होना अनिवार्य नहीं है। जहां महिला होना अनिवार्य है वो हमने लिख दिया यहां पर, कम से कम कितने सदस्य, 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। तो नगरपालिक बोर्ड में 5 सदस्य होंगे, कार्यपालक समिति में वो 5 में महिला होना अनिवार्य नहीं है, और इसमें 7 सदस्य लिए जाएंगे यहाँ से नगर परिषद नगर निगम में, उनमें से 2 महिलाएं होना अनिवार्य है, बाकी ये मेंबर तो रहेंगे ऊपर जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए उपधारा जो 3, अभी इसके आगे उपधारा 3 जो आएगी उसमें भी देखो एक कुछ अन्य समितियां अभी हम पढ़ेंगे, है ना, वित्त समिति पढ़ेंगे, स्वास्थ्य वाली समिति पढ़ेंगे, तो हम कुछ समितियां और पढ़ेंगे वहां पर। तो उन 6 समितियां आगे और पढ़ेंगे, तो उन समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इस कार्यपालक समिति के मेंबर होंगे। अब आप पूछेंगे सर वो कौन सी समितियां हैं, आप बताइए। वो अभी उपधारा 3 में वो समितियां भी हम पढ़ेंगे, तो उनके जो अध्यक्ष आएंगे वो सभी कार्यपालक समिति के क्या होंगे, सदस्य होंगे, अर्थात मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी हम धारा जो 55 पढ़ रहे हैं इसकी उपधारा 1 हमने अध्ययन किया। अब देखिए इसकी उपधारा 2 हम पढ़ते हैं कि मुख्य नगरपालिक अधिकारी, जो चीफ म्युनिसिपल जो ऑफिसर होता है, नगरपालिक अधिकारी, पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुका हूं। नगरपालिक का मतलब यहां पर यह हो गया कि नगर निगम है तो वहां आयुक्त, नगर परिषद है तो आयुक्त, और नगर पालिका बोर्ड है तो वहां पर कौन होगा, आपके अधिशासी अधिकारी, वहां पर जो ईओ साहब होते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यपालक समिति का पदेन सदस्य, पदेन को कहते हैं एक्स ऑफिसियो, जो सेक्रेटरी यानी पदेन सचिव होगा। जब आप ईओ बन जाएंगे और आपकी नगर पालिका में जो कार्यपालक समिति होगी, जब उसकी मीटिंग होगी तो आप वहां पर सेक्रेटरी के तौर पर उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे। और नगर परिषद में जो वहां का आयुक्त है, नगर निगम में जो वहां का आयुक्त है, वो वहां का क्या होगा, पदेन सचिव होगा, यानी सेक्रेटरी होगा। क्लियर है, तो ये विशेष करके ध्यान रखना, सचिव जो होगा वो नगर पालिक अधिकारी होगा। अब जो उपधारा 3 अभी हम बात कर रहे थे कि उपधारा 3 के अधीन जितनी समितियां आती हैं उनके सब के जो अध्यक्ष हैं वो कार्यपालक समिति के मेंबर होंगे। तो कौन कौन सी समितियां उनकी चर्चा करते हैं, देखिए नगरपालिका कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समितियां 10 से अनधिक सदस्य वाली, इसमें 10 से ज्यादा मेंबर, जो भी अन्य समितियां अभी हम पढ़ेंगे उनमें अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से अनधिक सदस्य वाली
जो है समितियों का गठन करेगी। करेगी कौन? नगर पालिका, ये भी ध्यान रखना, राज्य सरकार मत कर देना। नगर पालिका ही गठन करेगी। कार्यपालक समिति के अलावा कुछ अन्य समितियां बनाएंगी और उनमें जो मेंबर संख्या होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 10। 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी समितियां, जैसे वित्त समिति, ये फिक्स है, एक ही होगी। हर नगर पालिका में एक से ज्यादा वित्त समिति नहीं हो सकती, एक ही वित्त समिति होगी। ठीक है ना। और अनिवार्य रूप से होगी, जो फाइनेंस के बारे में जानकारी देगी नगर पालिका को, कैसे हमें बजट वगैरह बनाना, व्यवस्था कैसे करनी है पैसे की, अच्छा नगर पालिका के इनकम सोर्स क्या हो सकता है, क्या नगर पालिका ऐसा बिजनेस करे, आगे बिजनेस की भी हम बात करेंगे जिससे अच्छा इनकम सोर्स उनका हो सकते हैं। तो एक तो इसके लिए जो फाइनेंस कमेटी होगी। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं? 10। अब आप पूछो सर कितने होंगे, वो तय कौन करेगी? नगर पालिका। वो आप और हम नहीं बता सकते, वो नगर पालिका तय करेगी कि किसी नगर पालिका में हो सकता है वित्त समिति में 5 सदस्य हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 है, पर 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अब देखिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो समिति है वो एक भी बनाई जा सकती है और एक से क्या बनाई जा सकती है? अधिक भी बनाई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। अब स्वच्छता के लिए शहर की सफाई कैसे करवानी है उसके लिए भी एक कमेटी बना दी। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अनुकूल रहे, जब स्वच्छता रहेगी तभी तो बीमारियां नहीं फैलेगी। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियां फैलेगी, तो स्वास्थ्य के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो क्लियर होगी कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा शहर में मौसमी बीमारियां फैल रही है। उसके कारण क्या है? साफ सफाई नहीं हो रही है, मच्छर फैल रहा है, गंदगी पड़ी है, तो लोग आ रहे जा रहे हैं, उनके यहाँ रोग लग रहे हैं। तो इनके लिए कमेटी बन सकती है। अब इसमें 2 नंबर पॉइंट में भी 2 में का जो है बेसिकली 2017 में इसको जोड़ा है। ये जो 2 का है इसको जोड़ा कब है? 2017। आप लोग भी हालांकि नोट्स में आपको अपडेट मिल जाएगा वहाँ पर पूरा, आप ध्यान रहे विशेष करके ये जो पॉइंट है वो 2017 में जोड़ा गया। क्या है कि एक या एक से अधिक सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी के लिए भी क्या है? समिति। अब इन स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए क्या कर रहे हैं कि कुछ भवन में रोशनी, मार्ग, स्थान स्वच्छता के लिए क्या कर रहे हैं? जगह जगह अच्छे से व्यवस्था करना और साफ सफाई करना। जो उसके अलावा जो मार्ग हैं है ना, वहाँ पर क्या लगानी? रोशनी। देखो ऐसे रोड लाइटें लगानी, कितनी सुंदर लगेगी नगर पालिका अगर स्वच्छता समिति जो ऐसी व्यवस्था करती है कि इस प्रकार से। तो इसके अधीन ऐसे बहुत सारे काम चलेंगे। तो ये रोशनी से संबंधित कि रोशनी कहाँ कहाँ रोड लाइटें खराब हैं उनको ठीक कराना है और उनमें बेहतर अच्छी सुंदर लाइटें लगाएं ताकि बारिश में भी ये बिल्कुल खराब ना हो और व्यवस्थित तरीके से चले। तो इससे संबंधित ये क्या करेगी? समितियां काम करेगी। ठीक है ना। मुख्य मार्ग, स्थान, भवन में क्या लगाना? रोशनियां लगाना है। ठीक है ना, जिससे बहुत अच्छा हमारा शहर दिखे। अब इसका एक प्रोसेस है, कैसे कि किसी नगर पालिका में अगर 50 वार्ड तक है, मान लो 49 है, 40 है, 45 है, कुल मिला के 50 तक है, 50 से ज़्यादा नहीं, 50 वार्ड हैं, तो वहाँ पर ऐसी जो समिति है वो एक ही बनेगी। मैंने लिखा ना कि एक या एक से अधिक। अब आप बोलोगे सर कितनी, 10-20 बनाओगे क्या? 9। अगर 50 वार्ड तक है तो वहाँ कितनी समिति बनेगी? एक ही बनेगी। और 51 से लेकर 75 वार्ड तक, 51 से लेकर कहाँ तक? 75 तक, है ना। अगर वार्ड है, अगर क्या है? वार्ड है एक नगर पालिका में, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, तीनों की बात चल रही है, तो वहां ऐसी 2 समितियां बन सकती है। और अगर 75 से ज्यादा अधिक वार्ड है, तब भले कितने हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, वहां पर ज्यादा ये समितियां कितनी बन सकती है? 3। तो एक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कितनी समितियां बन सकती है? 3 बन सकती है, वो भी वार्ड की संख्या के अनुसार। 50 तक 1, 51 से 75 तक 2 और 75 से अधिक होने पर 3 ऐसी समितियां बनाई जा सकती, ताकि शहर में एक एक बिंदु पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। अब 75 से ज्यादा वार्ड है तो एक समिति कैसे पूरे शहर की रोशनी का ध्यान रख सकती है? तो उसको 3 समितियों में बांट दिया जाएगा, एरिया वाइज बांट दिया जाएगा। आप इस एरिया का ध्यान रखेंगे, आप इसका और इसका, ताकि स्वच्छता अच्छे से हो सके। नेक्स्ट देखिएगा, भवन अनुज्ञा
जो बिल्डिंग है उनकी परमिशन देनी है शहर के अंदर, उसके लिए भी समिति, ठीक है ना। और उनके लिए कैसे वर्क करना, सहकर्म का मतलब है उनके लिए कैसे काम करना है ना, भवन की परमिशन कैसे देनी, उसके लिए समिति बनी। गंदी बस्ती सुधार समिति, है ना, ये हर जगह हर वार्ड में होगी, हर नगर पालिका में होगी। देखो जैसे ये गंदी बस्ती, अब जैसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये तोड़ दिया, ये पटक दिया, ये पटक दिया, तो ये रोड पर कचरा वगैरह फैल गया, तो इन सब की साफ सफाई करवाना ताकि गंदगी ना फैले। और इसी के अंदर भी 2017 में फिर यहाँ पर एक रूल और जोड़ दिया गया, ये 4 में भी 4 क, मैं इसको थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, 2017, ठीक है। देखिए 4 में 4 क जोड़ दिया, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण, ठीक है। तो ये महिला बाल विकास के लिए भी समिति काम करेगी, गरीबी उन्मूलन के लिए भी काम करेगी। सार्वजनिक वितरण का मतलब ये जो केरोसिन गेहूं की जो दुकानें होती है, जिसको उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, तो उन पर ये नज़र रखेगी ठीक से लोगों को वहाँ पर सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था समिति, ठीक है ना। तो अन्नपूर्णा जो रसोई योजना, पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना नाम था, उसका अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। तो ये जो शहरी क्षेत्र में जो योजनाएं चलती है, तो वो व्यवस्था ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसमें फाउंडेशन नहीं कि केवल गरीब ही खाएगा, कोई भी खाना खा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखना। नियम और उपविधि समिति, नगर पालिका के लिए कैसे कैसे नियम बनाने चाहिए, उसके लिए भी एक समिति बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, अपराधों का शमन और समझौता समिति, ठीक है ना। अपराधों को कैसे रोकना, और समझौते का मतलब है कि कोई किसी प्रकार से नगर पालिका से किसी प्रकार का विवाद हो गया, किसी व्यक्ति से जमीन को लेकर या किसी संस्था को लेकर, तो उनमें आपस में समझौता कैसे करना है, मिल बैठकर उस समस्या का समाधान कर ले। कोई एरर है रेवेन्यू के अंदर, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस किसी खसरे टुकड़े को लेकर तो वो समझौता करके मामले को वहीं शांत किया जा सकता है। तो इसके लिए भी क्या है, एक समिति है। अन्य आवश्यकता अनुसार समितियां, वार्ड बोर्ड के स्तर के अनुसार नगर पालिका अपने कृत्यों यानी फंक्शंस जो उनके काम है को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संख्या में अन्य समितियां बना सकती। इन समितियों के देखो ये तो बनेगी, ये तो अनिवार्य रूप से बनेगी ही बनेगी। इनके अलावा और भी उनके फंक्शंस, कुछ काम कृत्य जो है, उन कामों के अंदर उनको लगता है कि हमें और अच्छे सुझाव आने चाहिए, तो वहां पर और भी समितियां बनाई जा सकती है। अब देखिए वो कितनी बनाई जा सकती है, इनके अलावा और कितनी, ये तो रहेगी, आप इनको काउंटिंग मत करना, ये जो हम डिजिट में बता रहा हूं। इनके अलावा अगर नगर निगम में अन्य समितियां और 8 बनाई जा सकती है, अगर इनसे भी काम कम पड़ रहा है, काम ठीक से नहीं हो रहा है। नगर परिषद के मामले में 6 समितियां और नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4 समितियां अन्य भी आवश्यकता अनुसार बना। अब आवश्यकता तो आप बोल दो कि मैं तो 500 समितियां बनाऊंगा, 9। नगर निगम में ज़्यादा से ज़्यादा 8, नगर परिषद में 6 और नगर पालिका बोर्ड में 4 समितियां बनाई जा सकती है। और राज्य सरकार नगर पालिका के कामों को देखते हुए इस खंड में तय की गई समितियों की अधिकतम सीमा को और भी बढ़ा सकती है। हाँ, अब अगर राज्य सरकार को लगता है कि एक नगर निगम में ये 6 समितियां तो है, उसके अलावा नगर निगम ने 8 समितियां और बना दी, फिर भी और कुछ समितियां बनानी चाहिए जिसके माध्यम से शहर का ठीक से रखरखाव हो सके, तो वो संख्या बढ़ाने का काम कौन कर सकती है, राज्य सरकार। तो आप तो इतना ध्यान रखना कि समितियों की संख्या बढ़ाने का कार्य कौन करती है, राज्य सरकार करती है, ठीक है ना। अब देखिए इसी की जो उपधारा 3 जो है उसका जो अभी हमने पॉइंट नंबर जो देखिए ये 7 पढ़ा है उपधारा 3 का, तो ये संख्या को हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम 4 अन्य, नगर परिषद में 6 और नगर निगम में अन्य समितियां कितनी हैं, 8 समितियां है, ठीक है ना। और ये विशेष नियम है कि बढ़ाने का काम और कौन करेगी, राज्य सरकार। अब देखिए इसी की उपधारा 4 हम पढ़ते हैं कि कार्यपालक समिति हमने पढ़ ही लिया, अनिवार्य रूप से होगी एक, ठीक है। और उपधारा 3 में सभी समितियां, तो हमने 6 समितियां पढ़ी, एक तो कार्यपालक समिति, उपधारा 3 में 6 समितियां पढ़ी, अभी स्वास्थ्य वाली पढ़ी, जैसे वित्त वाली हमने जो पढ़ी, ये 6 समितियां। इसके अलावा इन समितियों का काम क्या रहेगा, इनकी शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालक समिति और उपधारा 3 की सभी समितियां निर्धारित शक्तियों का क्या करेगी, प्रयोग, जो उनको शक्तियां दी गई है उनका वो प्रयोग करेगी, अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उनको काम दिया गया काम देगा कौन,
नगरपालिका। शक्तियां देगा कौन? नगरपालिका। और जो भी उनको कार्य सौंपे गए उनका वो क्या करेगी? पालन। मन मर्जी से नहीं करेगी, जो कार्य उनको सौंपा गया है बस वही काम करेगी। कि आपको रोशनी से संबंधित काम करना है तो आप रोशनी से संबंधित ही काम करोगे। आप वहाँ कोई तालाब है तो उसकी साफ सफाई से संबंधित की सुझाव नहीं दे सकते। अब देखिए इसी की उपधारा 5 क्या कहती है कि ये सभी समितियां नगर पालिका के गठन, आज मैंने आते ही बताया था आपको, ये ध्यान रखना, जो कार्यपालक समिति है, 6 जो हमने और समितियां देखी, इन समितियों का जो गठन है ये अनिवार्य रूप से जिस दिन, जैसे क्योंकि हर 5 साल में नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो पुरानी नगर पालिका भंग और नई नगर पालिका का जब गठन होता है तो गठन होते ही कितने दिन में? 90 दिनों में। कितने दिनों में? 90 दिन के भीतर बनाई जानी चाहिए। ऐसा पता चले कि साहब नगर पालिका का गठन हुआ 2026 में, 2030 आ गया, अभी तक तो कोई समिति नहीं बनाई, तो फिर इतने नियम बनाने का मतलब क्या रहा? इसलिए 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर भीतर, हो सकता है कि आज गठन हुआ 2 दिन बाद ही बना दो, अच्छी बात है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक रोक सकते हो। 90 दिन के भीतर बनाई जानी चाहिए। और फिर भी अगर नगर पालिका, और गठन कौन करेगी? नगर पालिका करेगी, फिर भी नगर पालिका ऐसा करने में क्या रहती है? विफल रहती है, तो राज्य सरकार इन समितियों का क्या करेगी? गठन करेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसकी है? नगर पालिका की। और नगर पालिका 90 दिन में नहीं करेगी तो इन समितियों का गठन कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। पर समितियों का गठन होगा मतलब होगा। कार्यपालक समिति और उसके अलावा 6 और हमने समितियां पढ़ी, 90 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विफलता होने पर राज्य सरकार जो है, ये हमने राज्य सरकार का एक लोगो लगाया, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कार्य करेगी, गठन करेगी। और इसका जो स्पष्टीकरण है लास्ट में कि इन शंकाओं का जो निवारण, जो भी डाउट्स जो है उनको दूर करने के लिए यह साफ कर दिया गया कि कोई भी मनोनीत जो सदस्य है इन समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। तो ये नगरपालिका एक्ट में स्पष्टीकरण दिया गया वहां पर स्पेशल कि भैया आप ये ना सोचें कि जो मनोनीत सदस्य है, आप ये ना सोचें कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो इन समितियों का मेंबर नहीं बन सकता। आप ये ध्यान रखिए, बिल्कुल जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा वो भी यहाँ पर इस समिति का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। केवल ये ना सोचें कि केवल निर्वाचित मेंबर ही या इन समितियों का मेंबर बन सकता है। अब देखिए धारा जो 56 है उसकी हम बात करते हैं। सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति समितियों का कब कार्य कर सकेंगे, है ना? सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति भी, जैसे हमने भी समितियां देखी तो वो जो पार्षद होते हैं उनमें से ही क्या बनते हैं? सदस्य बनते हैं। तो सवाल ये बनता कि इन पार्षदों के अलावा बाहरी व्यक्ति जो नगर पालिका का कोई मेंबर नहीं है, क्या वो इन समितियों का मेंबर बन सकता है क्या? प्रश्न ये खड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बन सकता। वो कैसे बनेगा उसका एक प्रोसेस होता है। 56 ये कहती है कि सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। देखिए इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि नगर पालिका अपने कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य, जैसे मान लीजिए नगर पालिका में मान लीजिए 80 पार्षद है, किसी नगर पालिका में 80 सदस्य संख्या, 80 का क्या लिखा? कम से कम आधे सदस्य। तो आधे कितने हो गए? मान लीजिए 40 सदस्य हो गए। बिल्कुल कैलकुलेशन चलानी इसकी। आधे सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव से ऐसे व्यक्तियों, यानी ये 40 सदस्य एक प्रस्ताव पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे कि साहब हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को समिति सदस्य नियुक्त कर सकती है जो नगर पालिका सदस्य नहीं है। ऐसा तब किया जा सकता है जब नगर पालिका को लगे कि उन व्यक्तियों के पास समिति के काम के लिए विशेष योग्यताएं हैं। मान लीजिए कोई रोशनी समिति है, अब टेक्निकल जो उसमें मेंबर हैं उनको किसी को भी लाइट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उस नगर पालिका में एक व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग करा हुआ है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में उसको अच्छा नॉलेज है, तो वहाँ पर नगर पालिका जो है उसकी कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्य हस्ताक्षर करें कि साहब यहाँ पर आप नगर पालिका को देंगे कि यहाँ पर उस इंजीनियर को लाना चाहिए। तो वहाँ पर जो नगर पालिका के लिए चुना ही नहीं गया, पार्षद ही नहीं, फिर भी उस समिति वो मेंबर बन सकता हो तब जब कुल सदस्य संख्या का आधे से ज्यादा हस्ताक्षर करके देंगे। लिखा ना, ऐसा तब किया जा सकता है जब नगर पालिका को लगे कि उन व्यक्तियों के पास समिति के काम के लिए विशेष योग्यता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है, ये काम तो अच्छा वो बता सकता है।
ठीक है ना। तो विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को वहां पर समिति में मेंबर बनाया जा सकता, अगर आधे सदस्य रिटर्न में लिखकर देंगे तो। यह नियुक्ति धारा 55 के तहत बनी हुई किसी समिति में की जा सकती है। अभी धारा 55 में हमने समिति कौन सी पढ़ी? कार्यपालक समिति बनी, ठीक है ना। उसके अलावा धारा 55 में हमने 6 और भी समितियां पढ़ी थी, ठीक है ना, उनके लिए की जा सकती है, लेकिन कार्यपालक समिति को छोड़कर। अब देखिए धारा 55 में हमने क्या पढ़ी? एक तो कार्यपालक पढ़ी और हमने एक 6 समितियां पढ़ी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि धारा 55 में भले ही कार्यपालक है या 6 अन्य समितियां हैं, लेकिन ये जो विशेष योग्यता वाले जो व्यक्ति आएंगे वो कार्यपालक को छोड़कर बाकी जो आपने 6 समितियां पढ़ी ना, 1 से लेकर, जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, 1 से लेकर जो आपने 6 तक जो संख्या पढ़ी उनमें बनाए जाएंगे। यानी साफ लिख दिया कि लेकिन कार्यपालक एग्जीक्यूटिव कमेटी को छोड़कर वहां पर ये लोग नहीं आएंगे। तो धारा 55 में ये ध्यान रखना कि समितियां आती, आप ये मत कर देना धारा 55 में धारा 55 के अधीन सभी समितियां, पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी में कौन आती है? कार्यपालक समिति भी तो आती है। तो उनको छोड़कर जो 1 से लेकर 6 तक है उनमें किसी बाहरी व्यक्ति को मेंबर बनाया जा सकता, अगर उसको विशेष कुछ ज्ञान है। अच्छा, सवाल ये बनता कितने बना सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं? 10 बनाओगे, 20 बनाओगे, बाहरी कितने लोगों को लाओगे? तो इसकी शर्त यहां पर कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी समिति में इस प्रकार नियुक्त किए गए बाहरी व्यक्ति कौन है? बाहरी, जो नगर पालिका में चुना हुआ नहीं है पार्षद, बाहरी व्यक्तियों की संख्या उस समिति की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्योंकि उन समितियों में हमने देखो रूल पढ़ा कि 10 से अनअधिक, 10 से अनअधिक, इसका मतलब क्या कि जैसे मान लो वित्त समिति है, अब वित्त या रोशनी समिति, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने बन सकते हैं? 10, ठीक है ना। अब 10 का आप ये 1/3 निकालो तो कितना हो गया? 3, ठीक है ना। 3.3 है, राउंड फिगर में 3। तो यानी इसमें 10 सदस्य होंगे, लेकिन 10 में से 3 बाहरी सदस्यों को भी वहां बुलाया जा सकता है। वो अच्छा 3 बाहरी सदस्य आएंगे, ये तभी आ पाएंगे जब नगर पालिका में जितने वार्ड मेंबर हैं, पार्षद हैं, वो उनका कुल का आधे से ज्यादा, आधे सदस्य हैं वो रिटर्न में हस्ताक्षर लिख कर देंगे, तो ही इन 3 सदस्यों को वहां पर बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। तभी ये शामिल होंगे, अन्यथा शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना। बाहरी व्यक्तियों के लिए जो हमने बात पढ़ी वो धारा 56 कहती है कि इन समिति सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति इन समितियों में कब कार्य कर सकेंगे, उसका प्रोसेस ये है। चलिए अब देखिए धारा जो 56 हम पढ़ रहे हैं उसकी उपधारा 2 क्या कहती है कि नगर पालिका के सदस्यों पर लागू होने वाले क्या क्या चीजें लागू होती है? उनके कर्तव्य, उनकी शक्तियां, उनकी जिम्मेदारी, दायित्व, ये जो सारे नियम और अयोग्यताएं जो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित इस अधिनियम के सभी नियम जहां तक संभव हो इस नियुक्ति किए गए बाहरी व्यक्तियों पर वैसे ही लागू होंगे। मैं बाहरी व्यक्ति हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो मेरे पर वही नियम लागू होंगे जो उस नगर पालिका का पार्षद है। यानी जो वो कर्तव्य है उसका, उस समिति से संबंधित मेरा भी वही कर्तव्य होगा, मेरी भी वही शक्ति होगी, ठीक है ना, मेरी जिम्मेदारी भी वही होगी, ठीक है ना। उसके अलावा अयोग्यता का मतलब कोई व्यक्ति, मैं इंजीनियर हूं लेकिन मैं नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए अगर क्वालिफाइड नहीं हूं, अगर योग्य नहीं हूं, तो मैं इस समिति में बाहरी व्यक्ति के तौर पर मुझे नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, मैं चुना गया व्यक्ति नहीं हूं लेकिन मैं योग्य हूं, मेरी 21 साल की आयु कंप्लीट हो चुकी है, मेरे पर कोई मुकदमा नहीं है, तो बिल्कुल बन सकता हूं, क्या दिक्कत आ रही है। तो बस वो सारे नियम इस पर भी लागू होंगे बाहरी व्यक्ति पर। ऐसा नहीं कि बाहरी व्यक्ति क्रिमिनल है, जेल से पकड़ के ले आए साहब, जेल में बैठा लेकिन लाइट की अच्छी जानकारी, उसको पकड़ के लाओ साहब, वो व्यक्ति यहां मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये सारे के सारे बाहरी सदस्य, नियमित सदस्य के साथ बाहरी सदस्य पर रेगुलर, ये सारी की सारी चीजें क्या होगी? लागू। इसीलिए हमने ये तुलनात्मक चीजें आपको, नियमित और बाहरी बराबर उसका वर्क सेम रहेगा। अब देखिए आज के जो अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग इनका आंसर्स देंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा।
3 पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि इनमें से नीचे लिखा उपयुक्त में से कौन सा। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों पर ये ध्यान रखना, नीचे देखना सत्य पूछा गया, बस यहाँ यही तो लगाना असत्य हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कांट छांट करनी है, फिर सत्य पूछा तो सत्य के अकॉर्डिंग बता दो, और असत्य पूछा तो असत्य के अकॉर्डिंग बता दो। तो बताइए इसमें पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए वार्ड समिति का गठन केवल वार्ड, अब देखो यहाँ बात चल रही है केवल कौन सी समिति, वार्ड समिति। वार्ड समिति का गठन केवल 3 लाख, केवल 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाली नगर पालिकाओं से ही किया जाएगा। बिल्कुल बात क्या है, सही है। फिर नगर पालिका द्वारा वार्ड समिति में मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम 5 सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 9 वहां पर साफ बताई थी कि 25 वर्ष की आयु होनी ही चाहिए, तो ये पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। और वार्ड समिति की अवधि यानी कार्यकाल नगर पालिका की अवधि के सह विस्तारी, बिल्कुल उसके साथ ही होती है, तो ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है ना। सरिता जी कह रहे हैं सी, बिल्कुल 1 और 3, ये तो इसके साथ ऐसे लग गया, 1 और 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी वार्ड समिति में 2 या अधिक वार्ड शामिल है, यदि किसी वार्ड समिति में 2 या अधिक वार्ड शामिल हैं, तो उसके अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में कौन सा नियम सही है। यदि किसी वार्ड समिति में 2 या अधिक वार्ड क्या है, शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि एक वार्ड से भी वार्ड समिति बनती है, 2 या 2 से अधिक वार्ड की भी समिति बन सकती है, तो उसके अध्यक्ष का निर्वाचन का नियम सही क्या कि एक वार्ड से समिति बनी तो उस वार्ड का पार्षद ही उस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर 2 वार्ड से बनी तो उसके लिए क्या है, नगर पालिका का अध्यक्ष ही तय करेगा। 9 समिति अपने गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक, ठीक है यहाँ तक, और प्रत्येक आगामी वर्ष, क्योंकि हर 1 साल में अध्यक्ष बना जाता है, प्रत्येक आगामी वर्ष में उसी महीने, यानी कौन सा महीना, तो पिछले साल पहली बैठक का जो महीना था वहां से उसी महीने की प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। तो चारण जी का, सरिता जी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, धारा 54(9) के अनुसार वार्ड समिति की बैठक के लिए आवश्यक गण पूर्ति कोरम की बात पूछी गई है। कोरम में कितनी संख्या निर्धारित है। अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3, 9, अध्यक्ष रहित 9, अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य। बिल्कुल ये बात यहां पर क्या है, सही है। हाँ सरिता जी, चारण जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 5, 1 मिनट, 4, अच्छा संख्या गलत आ गई है, ओके कोई नहीं। धारा 55(1) के तहत गठित कार्यपालक समिति, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में नगर परिषद के मामले में कितने निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं, उनमें न्यूनतम कितनी महिलाओं का होना अनिवार्य है। कितना होना अनिवार्य है, सब लोग, प्रियंका जी, सरिता जी सी आंसर दे रहे हैं। 7 सदस्य निर्वाचित जिनमें कम से कम 3 महिलाएं, नहीं, हाँ अब भी आ रहा है चारण जी, प्रियंका जी, हाँ ये सही है। 7 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए जिनमें कम से कम कितनी महिलाएं शामिल होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इसी की जगह अगर सवाल लिया जाता नगरपालिका बोर्ड में, तो 5 सदस्य निर्वाचित जो होते हैं उस नगरपालिका बोर्ड की वो, लेकिन महिलाओं के लिए लिखा हुआ रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 55 के अंतर्गत रोशनी समिति, इस पर हमने खूब चर्चा करी अभी, जो लाइटिंग कमेटी है, के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। एक मिलान है जो आपको करना है। देखिए वार्ड समिति जो है, वार्ड जो समिति है जो रोशनी समिति है उसमें जो 50 वार्ड तक तो एक समिति बनेगी, ठीक है, डी आंसर आ रहा सबका। 51 से 75 तक 2 समिति, 75 से अधिक 3, बराबर तीनों मैच कर रहा है, 1, 2, 3, यानी डी, यानी सभी क्या है, सही है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट, धारा 55, धारा जो 55 जो है के स्पष्टीकरण के अनुसार क्या नगर पालिका का कोई नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत सदस्य इन समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। 55 में जो हमने स्पष्टीकरण पढ़ा था एंड में, तो नगर पालिका का कोई मनोनीत सदस्य इन समितियों का सदस्य बन सकता है क्या, हाँ या नहीं? बी आंसर आ रहा है सबका। देखिए, हाँ, कोई भी नाम निर्दिष्ट मनोनीत सदस्य इन समितियों का सदस्य बनाया जा सकता, तो बिल्कुल बी आंसर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल आज का। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 56 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नगरपालिका से भिन्न बाहरी व्यक्तियों को नगरपालिका की किसी भी समिति में नियुक्त किया जा सकता, बशर्ते उन्हें विशेष कार्य का अनुभव हो। कार्यपालक समिति में सदस्यों से भिन्न बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करने पर पूर्ण प्रतिबंध है, ये बात तो सही है। बाहरी व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। सरिता जी कह रहे हैं सी, प्रियंका जी कह रहे हैं बी, ऑप्शन 2, 3। देखिए, ये पॉइंट नीचे से देखते हैं, बाहरी व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये बात सही है। 1/3 मैंने निकाला, जैसे 10 का 1/3। यहां देखिए, कार्यपालक समिति में सदस्यों से भिन्न बाहरी व्यक्तियों को नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध है, बिल्कुल कार्यपालक समिति में नहीं होते हैं बाहरी सदस्य। नगर पालिका से भिन्न बाहरी व्यक्तियों को नगर पालिका की किसी भी समिति में 9, नगर पालिका में वार्ड समिति भी आती है, नगर पालिका में कार्यपालक समिति भी तो आती है, बस यही कन्फ्यूजन है यहाँ पर। नगर पालिका की किसी नहीं, किसी में तो सारी आ गई, तो ये पॉइंट क्या हो गया, साफ लिख रखा कि कार्यपालक समिति में तो बिल्कुल प्रतिबंधी है, तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका 2 और 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने धारा 54, 55 और 56 इन तीनों के बारे में, वार्ड समिति, कार्यपालक समिति और 6 उसके अलावा अन्य समिति, उसके अलावा भी अगर कुछ समितियां बन सकती है तो निगम में, जैसे हमने 8 समितियों के बारे में 6, 4 ये संख्या हमने पढ़ी, ये बनाई जा सकती है। इन समितियों का काम कैसे होता है, इनमें कैसे मेंबर बनते हैं, अध्यक्ष कैसे बनता है, इन सब के बारे में डिटेल से हमने चर्चा करी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।